अरे कॉकरोचों, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम लोगों को तो जंतर मंतर में होना चाहिए। जंतर मंतर में तो हम कल थे, आज यहाँ हैं। थोड़ा वेट करोगे तो तुम्हारे घर में भी घुस जाएंगे। अरे उसकी मुझे कोई चिंता नहीं है, मैंने पेस्ट कंट्रोल करा रखा हम है। वो पेस्ट हैं जो कंट्रोल नहीं हो सकते। अरे भाई थोड़ी देर के लिए कंट्रोल में रहो, मुझे अपने जंतर मंतर जाना है। तब तक तुम यहीं रहो, मैं बस गया और आया। Welcome to Shake It Tonight! ये कॉकरोच भी अजीब प्राणी है, कहीं भी पहुंच जाता है। आप देखिए ना, पिछले दिन वो दिल्ली पहुंच गया और जब पहुंचा तो अकेला नहीं पहुंचा, हजारों की संख्या में पहुंचा। नारे लगाए, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा और 7 दिनों बाद फिर आने का अल्टीमेटम देके चला गया। जो भी हो, ये कॉकरोच हैं बड़े जिद्दी। All I can say, well done cockroaches! Well done! पर एक बात है, डोंट माइंड। शुरुआत तो अच्छी है, लेकिन डोंट गेट ओवर कॉन्फिडेंट। पहले ओवर से गेम का अंदाजा लगाना मुश्किल होता भैया। ये कॉकरोच वो ऊंट है जिसका पता नहीं वो किस करवट बैठेगा। भीड़ तो इकट्ठा कर ली, लेकिन कहीं इसका हंसी ठट्ठा ना बन जाए। क्योंकि एक खबर यह भी है कि दोपहर 3:03 पर कॉकरोच का मुखिया दिल्ली की तपती लू की वजह से औंधा हो गया। बताइए, अमेरिका से आए कॉकरोचेस दिल्ली की गर्मी नहीं झेल पा रहे हैं। हाँ, ये दूसरी बात है कि दिल्ली भी अमेरिका की गर्मी नहीं झेल पा रही। मेरे प्रिय कॉकरोचों, उम्मीदें तो आपने जगा दी हैं। अब आपसे बस इतना आग्रह है, निवेदन है, जंतर मंतर से छू मंतर मत हो जाइएगा। मतलब पलट मत जाइएगा, क्योंकि जंतर मंतर का पलटने का पुराना इतिहास। देखिए ना, केजरीवाल जी यहां से कह के गए कि राजनीति में नहीं जाऊंगा, फिर पलट गए। बोले सरकारी मकान नहीं लूंगा, नहीं नहीं नहीं, फिर पलट गए। बोले सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा, फिर पलट गए। लेकिन कॉकरोचों, आप मत पलटिएगा, क्योंकि कॉकरोच अगर एक बार पलट गया तो फिर सीधा नहीं हो सकता जब तक किया ना जाए। बस एक सलाह है हमारी कि जिंदा लोकतंत्र में आवाज जिंदा रहनी चाहिए। मानना है तो मानिए, वरना औंधे पड़े पड़े हाथ पैर मारते रहेंगे, फिर आपका झाड़ू भी कुछ नहीं कर पाएगा। Ladies and gentlemen, our guest on Shaker tonight is actor Manoj Bajpayee. But before that, please give a big round of applause to our sensational, amazing band, the Bandstand. एक तरफ एक पार्टी खुद को देश समझ रही है और दूसरी तरफ विपक्ष का गठबंधन अपने आप को इंडिया समझ रहा है और देश के नागरिकों को कॉकरोच समझा जा रहा है। पिछले दिनों दिल्ली में इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई। शायद ये मीटिंग अगले चुनाव को लेकर हुई होगी कि अगला चुनाव कैसे हारा जाए। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गठबंधन बना तो था जीतने के लिए, लेकिन ये लोग जीते तो आज तक नहीं। ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, स्टालिन, शरद पवार, ये सब लोग बुरी तरह से अपना अपना चुनाव हार चुके हैं। अब इनके पास दिल्ली पहुंचने का और कोई जरिया तो था नहीं मीटिंग के सिवा। जीतने का हो ना हो, लेकिन मीटिंग करने का हक तो सबको है ना। उनका कहना है मीटिंग में हम सब साथ साथ हैं। भाई साहब, मीटिंग में साथ नहीं चाहिए होता, चुनाव में सबको साथ होना होता है। लेकिन चुनाव तो ममता और राहुल अलग अलग लड़ रहे थे, अब कह रहे हैं साथ साथ है। उधर चुनाव राहुल और स्टालिन ने मिलकर लड़ा था, लेकिन सरकार विजय थलापति के साथ बना ली, अब कह रहे हैं साथ साथ है।
ये कैसा साथ है? किसी से भी पूछिए आप किसकी तरफ है, तो वो उंगली इधर करके और मुंह उधर करके कहता है हम आपके साथ हैं। पीछे से आप वाले बोलते हैं हेलो सर, हम किसी के साथ नहीं। हो सकता है ये मीटिंग गम हल्का करने के लिए बुलाई गई हो, जहां पर सब हारे हुए लोग एक दूसरे को देखकर दिलासा दे सके और उन्हें लगे कि हारने वाले हम अकेले नहीं। अरे ममता दीदी, ममता दीदी, आप क्यों इतना परेशान हो रही हैं? आपसे बुरा तो मैं हारा हूं। अरे तुम तो सिर्फ हारा है, हमारा तो पार्टी बर्बाद हो गया। आधा इधर आधा उधर, बाकी किधर अमित जानी ना सत्य। पीछे से जब उद्धव ठाकरे जी खड़े हुए तो उनको देखते ही ममता जी अपना गम भूल गई। बोली আপনার दुख देखे আমি নিজের दुख भूले गेलाम सत्य। पीछे से अखिलेश यादव खड़े होके बोले आप लोग तो अपनी हार का रोना रो रहे हैं, मुझे देखिए, मेरे यहां तो अभी चुनाव भी नहीं हुए हैं, मुझे तो अगले साल हारना। पीछे से खड़गे साहब खड़े हुए और खड़कते हुए बोले तुम टेंशन बिल्कुल मत लो, हम सब लोग मिलकर मजबूती से तुमको हरवाएंगे। देखिए क्या जमाना आ गया है। एक टेलीविजन न्यूज एंकर ने ऑनलाइन टीचर्स को चीट कहा, माफिया कहा, यहां तक कि 2 कौड़ी का कहा। देखा जाए तो सही कहा। मुझे भी लगता है ये कोचिंग टीचर्स ही गलत है। बताइए, बच्चों को पढ़ा पढ़ा कर बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं, जबकि उनको पता होना चाहिए कि बिना पढ़े लिखे ही ऊंचे ऊंचे ओहदों पर पहुंचा जा सकता है, फिर भी पढ़ा रहे। हमारा इतना बड़ा देश, इतना बड़ा मंत्रालय और इतनी बड़ी शिक्षा व्यवस्था, लेकिन खामी कौन निकाल रहा है? एक 17 साल का बच्चा जिसकी उम्र अभी उंगली पर वोटिंग की स्याही लगवाने लायक भी नहीं हुई, और उसने पूरी शिक्षा व्यवस्था पे उंगली उठा दी। हर बार की तरह इस बार भी सीबीएसई के रिजल्ट्स आए, जिसमें बच्चे तो पास हो गए, मगर अफसोस बेचारा सीबीएसई खुद बुरी तरह फेल। देखा आपने, कभी कभी 17 साल का बच्चा भी 71 साल वालों का बाप साबित हो सकता है। वाकई देश बदल रहा है। सुनने में यह भी आया है कि उसी 17 साल के बच्चे ने सीबीएसई की ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी ओएसएम प्रणाली को चुनौती देकर उसे एक्सपोज कर दिया और सीबीएसई के 2 अधिकारियों की नौकरी खा गया। हालांकि सरकार ने बेरोजगारी न बढ़े इसका ध्यान रखते हुए उन्हें नौकरी से तो नहीं निकाला, अलबत्ता उनका कृषि विभाग में ट्रांसफर कर दिया। ठीक ही है, कृषि विभाग में भुट्टा और गन्ना, उन अधिकारियों का क्या बिगाड़ है? वैसे देखा जाए तो जिस उम्र में ये बच्चे टेक्निकल बग्स पकड़ रहे हैं, उस उम्र में हम कान पकड़ के क्लास के कोने में खड़े रहे। जिस उम्र में ये बच्चे पोर्टल्स हैक कर रहे हैं, उस उम्र में हम रिपोर्ट कार्ड के लिए पिताजी के सिग्नेचर हैक किया करते। और जिस उम्र में वैभव सूर्यवंशी ने वर्ल्ड क्रिकेट के कई रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, उस उम्र में हम पड़ोसी के खिड़की के शीशे तोड़ते। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जनरेशन कुछ ज्यादा तेज चल रही है या कमबख्त हमारी जनरेशन कुछ ज्यादा ही स्लो। यूपी के शिक्षा मंत्री को रेन रेन गो अवे, ये बारिश भगाने वाली कविता भारतीय संस्कृति के खिलाफ लगती है। लगनी भी चाहिए, क्योंकि बारिश होगी तभी तो हमें स्कूलों की टपकती छतें दिखेंगी, और बारिश होगी तभी तो पता चलेगा कि हमारे यहां पानी से ज्यादा व्यवस्था भर भरा के गिरती है। भाई मंत्री जी, अभी तो केवल 17 साल के स्टूडेंट्स अपने गुरुजनों की क्लास ले रहे हैं, लेकिन यही हाल रहा तो आने वाले वक्त में केजी और नर्सरी के बच्चे भी आपको सिखाएंगे। रेन रेन गो अवे कम अगेन अनदर डे। शिक्षा मंत्री वांट्स टू प्ले विद स्टूडेंट्स फ्यूचर पेरेंट्स पे रेन रेन गो अवे। सन सन आउट टू स्टे वार्म अस अप फॉर ऑल द डे। Papers can leak every day.
शिक्षा मंत्री इज गोइंग टू स्टे। रेन रेन गो अवे। आहा, मीठी मीठी। उधर पिछले दिनों बिहार के शिक्षा मंत्री ने अपने आप को स्वास्थ्य मंत्री कह डाला। हमारी पार्टी ने, हमारी सरकार ने मुझे स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेवारी दी है। लेकिन जब हमने स्वास्थ्य मंत्री की तस्वीर देखी तो लगा उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। स्वास्थ्य मंत्री के मुकाबले उनका स्वास्थ्य काफी बेहतर था। बिहार में एक कोर्ट केस में 33 साल बाद जिस शख्स को जेल की सजा सुनाई गई उसकी उम्र अब लगभग 84 साल हो चुकी है। 84 इयर्स। वैसे सच कहूं तो यह सुनकर पहली बार इंडियन रेलवे पे बड़ा गर्व हो रहा है कि वो 12-15 घंटे ही तो लेट होती है, ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे। यहां तो कानून की गाड़ी अपने निर्धारित समय से 33 साल लेट चल रही है। नागरिकों को होने वाली असुविधा के लिए हमको खेद है। क्या करें, बोले तो थी लॉ और जस्टिस, ओकरा में बड़का को छेद है। हाल ही में महाराष्ट्र के लाड़की बहन योजना में पता चला कि उन लाभार्थियों में से 14,000 लाभार्थी पुरुष थे। अगा बया, मुलगी शिकली, प्रगती झाली, इथे तर मुलगा पण मुलगी झाली। वैसे बताइए, जिस देश में महिलाओं की पहचान सुनिश्चित करने में ही महीनों लग गए, उस देश में सरकार महिलाओं की सुरक्षा क्या खाक सुनिश्चित करेगी? विजय माल्या ने सरकार से कहा कि वो भारत आने की तारीख नहीं बता सकते। भाई, आप उनसे तारीख पूछ भी क्यों रहे? जब उनसे जाने की तारीख नहीं पूछे तो आने की क्यों पूछ रहे? सॉरी, क्या कहा? बता के गए थे। सॉरी, इसको एडिट कर देना, माय बैड। सुनने में आया है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के दाम काफी कम हो गए, फिर भी भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम कम नहीं हुए। भाई, सीधी सी बात है, ये नया भारत है जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे झुकना नहीं जानता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार कितना भी भाव कम कर ले, लेकिन हम उसके सामने झुकेंगे नहीं। हमारे दाम सर उठा के खड़े ही नहीं रहेंगे, बल्कि आगे भी बढ़ते रहेंगे। कोलकाता में मशहूर फुटबॉलर मेसी की 70 फीट ऊंची प्रतिमा को हटाया गया, यह कहकर कि प्रतिमा तेज हवा में गिर सकती है। बात भी सही है। अभी गत 4 मई को ही तो एक तेज हवा आई थी जिसमें एक भारी भरकम प्रतिमा गिर गई। प्रतिमा छोड़िए, पूरी सरकार गिर गई। एंड दैट वाज प्रीटी मेसी। कुछ दिनों पहले अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि बांग्लादेश और नेपाल की तरह ही भारत के युवाओं को सड़क पर उतरना चाहिए। आप भी कमाल करते हैं सर जी। जब खुद युवा थे तो एक बुजुर्ग को सड़क पे उतार दिया था, अब खुद बुजुर्ग हैं तो युवाओं को उतारना चाह रहे हैं। आपके कहने पे क्रांतिकारी सड़क पे उतर आए थे, लेकिन बाद में आप उसी सड़क से शीश महल की तरफ निकल गए और बेचारे क्रांतिकारी अपने। एक खबर के अनुसार सरकार अब कागज की जगह प्लास्टिक के करेंसी नोट्स छपवाएगी। मेरे पास एक बेहतर सुझाव है, जस्ट हियर मी आउट। इसे मेटल का बना दीजिए ताकि जब भी रुपया गिरे तो टंग, कम से कम पता चले कि रुपया गिरा है। यू विल इमीडिएटली गेट अ नोटिफिकेशन। सेबी ने गोल्ड कारोबारी राजेश मेहता की कंपनी में 15 लाख करोड़ की हेराफेरी पकड़ी है। अब इसकी जांच चल रही है। जांच 15 लाख करोड़ की। अरे भैया, जब आज तक 15 लाख का पता नहीं चला तो 15 लाख करोड़ का पता तो शायद अगले जन्म में ही चलेगा। Our guest on Shaker tonight is an extremely talented and versatile actor from Bihar. Brilliance being his second name. Someone who guarantees extraordinary and tour de force performance in every film he does. Ladies and gentlemen, please welcome Manoj Bajpayee.
थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन शेखर टुनाइट। दिल से बहुत शुक्रिया, भर भर का शुक्रिया, बोरी भर का शुक्रिया। मनोज बाबू को नहीं मालूम है, शायद मालूम भी है और एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या करना चाहिए, हम करवाएंगे कि हमको ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में दो ही लोगों को बहुत पसंद करते हैं लोग जी। एक नेता में वाजपेयी, एक अभिनेताओं में वाजपेयी। जोरदार तालियां। वाजपेयी जी की ही कविता से शुरुआत करते हैं जी। उन्होंने कहा कि टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पे ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। आप मानते हैं इस बात को? ये लाइन जो है कहीं ना कहीं उन सबके लिए बड़े सही है जो छोटे शहर से आते हैं, गांव से आते हैं। तो ये बेसिकली स्टबननेस है अपने ड्रीम को लेकर के, और जो कि होनी भी चाहिए, क्योंकि उसके अलावा कोई चारा नहीं है। देयर इज ओनली वन वे टू गो, इज मूविंग फॉरवर्ड। या फिर वही कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पे जो मिले ये भी सही वो भी सही। तो वो किस हौसला के साथ आप आए थे यहाँ पर बंबई शहर में? देखिए सपने तो सब देख के निकलते हैं, कोई आधे रास्ते से लौट जाता है, बिल्कुल। और कोई आके जूझता है, राइट, कि साला जब तक नहीं मिलेगा करते रहूंगा, काहे नहीं होगा। बहुत अच्छी बात की आपने, क्योंकि काहे नहीं होगा पे ही एक दिनकर साहब की कविता थी जो मैं नहाते हुए भी बोलता रहता था। वाह। याचना नहीं अब रण होगा। अब मैं जीवन से बात करता था जी। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जाए या मरण होगा। या तो भाई जीतेंगे यहाँ पर या यहीं पे खप जाएंगे। बिकॉज व्हेन यू नो दैट यू विल डाई इफ यू डोंट एक्ट। करेक्ट। लोग बहुत बार पूछते हैं कि भाई आप एक्टिंग क्यों करना चाहते थे? आई हैव रियलाइज्ड इट मच अर्ली इन माय लाइफ कि मैं मर जाऊंगा अगर मैं एक्टिंग नहीं करूंगा तो। ये जज्बा कहाँ से कब पैदा हुआ, कब सोचे कि मतलब ये सिनेमा देख के इधर सिनेमा जब देखिए हर किसी की जो शुरुआत होती है कमर्शियल फिल्में देख के होती है। और हम लोगों के समय में शत्रु साहब और अमित जी, ये लोग इन लोगों का झंडा लहरा रहा। अरे ओह ऐसा वैसा। हाँ, कैसा मतलब शत्रु साहब का हमको याद है, हम इतना खुश होते थे। पटना में पहली बार उनकी फिल्म आई थी साजन, उसमें बड़ा छोटा सा बोलता एकदम, बड़े बड़े पोस्टर में लिखा हुआ था मनोज कुमार, आशा पारेख, शत्रुघ्न सिन्हा, ब्रैकेट में पटना। हम लोगों का तो गर्व से सीना इतना उड़ा गया, देखे हमारे शहर के शत्रु साहब गए। तो व्हाट हैपेंस कि जब मैं घर से निकला तो जो पड़ाव था वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाने का, बस वो बहाना था। बेसिकली अपने बाप को मैंने कहा था कि बिल्कुल आदमी कि मैं यूपीएससी करना चाहता हूँ, मैं डीएम और एसपी बनूंगा। तो उनको बेवकूफ बना। देखिए ये बेवकूफ बनाने में हम सब इसी में शामिल है। यही कहते हैं हमको आईएएस ऑफिसर बनना, यूपीएससी में जाना है। ये जो लालसा है कि हमको बड़े पर्दे पर दिखना है, वो इस वजह से ज्यादा कि वो जज्बा अंदर है, या इस वजह से कि मुझे ये सराहना भी चाहिए? पहले तो ये होता है कि यार जो मैं देख रहा हूँ सामने, मुझे यही चाहिए, क्योंकि मैं वो फिल्म जो है खत्म नहीं होनी चाहिए। मैं इस फिल्म को देखते रहना चाहता हूँ। तो फिल्म की शुरुआत में रील आता था, 16 रील, 18 रील में तो पगला जाते थे। रील मेरा नाम जोकर में 2-2 इंटरवल, पैसा सद गई बाबू। मतलब आप उतनी देर तक पर्दे पे वो मैजिक देखेंगे, एंड देन यू वांटेड टू बी पार्ट ऑफ दैट मैजिक। वाह वाह। सो इट वाज मैडनेस। आई वाज कंप्लीटली व्हाट यू कॉल एनामर्ड एंड लेकिन वो जुनून छा जाता है, जुनून पगला जाता है, इसको बिहार में कहते हैं पूरा पगला गया। बिल्कुल है ना। और वो जब मेरे क्लास में एलोक्यूशन कॉन्टेस्ट बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है बिहार में। तो उसमें हमारे इस क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे एक टीचर थे गंगा सागर साहब। तो उन्होंने कहा कि पता नहीं क्यों उनको सूझा कि मनोज इस बार जो है हमारे क्लास को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा। तो हरिवंश राय बच्चन जी की जो बीत गई सो बात गई, वो चुनाव उन्होंने ही किया, मुझे दिया, और रोज मेरी वो प्रैक्टिस कराते थे। तो 2 चीजें हुई इससे शेखर भाई। एक तो मुझे मौका लग रहा था कि मैं मंच पे जाऊंगा और रिसाइट करूंगा। दूसरा ये था कि मुझे कि मेरी एक्टिंग की जर्नी शुरू हो रही है यहाँ से। So I was very excited. When I was coming down after recitation, और जो तालियां जिस तरह से बजी थी, 5वीं क्लास में था। अरे वाह। Till now I remember. उसकी गूंज अभी तक होगी। अभी तक है। And I still remember that
लिटिल स्मॉल मनोज बाजपेयी कमिंग डाउन द स्टेयर्स, हाँ, और तालियां बज रही हैं, तालियां लोग बज रही, लोग लड़के चिल्ला रहे हैं और सारे के सारे टीचर्स खड़े हो गए हैं। हाँ। और वहां से शुरू होती है कुछ मेरी पंक्तियां याद है उस वक्त की? जी, मतलब अमित जी सुनेंगे तो शायद डांटेंगे भी, क्योंकि नहीं, डांटेंगे, वो कहते हैं कि तुम जो है ना भूल जाते हो, शब्दों का हेर फेर करते हो। ठीक है, वो तो आदमी जज्बात में बह जाता है। सुनाइए। तो जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, हाँ। माना वो बेहद प्यारा था, वो टूट गया सो टूट गया। अंबर के तारों को देखो, जाने कितने तारे टूटे, जाने कितने प्यारे छूटे। जो छूट गए फिर कहाँ मिले, जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। वाह। जो बीत गई सो बात गई। वाह। और इस फलसफा को लेकर आप आगे बढ़े हैं लाइफ में कि जो बीत गई सो बात गई, उसके बारे में मत सोचो, हमेशा मुस्तकबिल के बारे में सोचो, हमारा भविष्य क्या, आगे क्या बनाएंगे। जो चीज चला गया अब उसके बारे में बात नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं है नो। तो मैं थोड़ा सा डिटैच टाइप का मैं रहा हूँ हाँ कि मेरी शूटिंग खत्म होती है और वो फिल्म मेरे पूरे डीएनए से निकल जाती है। शायद ये आदत यहाँ से भी आई क्योंकि आप यूज्ड टू हुए, आप गांव छोड़ा, हाँ आपने माँ बाप छोड़ा, फिर आपने दिल्ली छोड़ा जहाँ पे 10 साल आपने थिएटर किया, जहाँ पे आपने ग्रेजुएशन किया। सो चीज़ें हमेशा आप हमेशा मूव पर रहे एंड थिंग्स वर गेटिंग लेफ्ट बिहाइंड। बिल्कुल। यस, इसने उस जर्नी ने, उस एक्सपीरियंस ने मुझे बनाया, लेकिन इसके बाद मुझे अगर मुझे और निखरना है तो मुझे आगे बढ़ना होगा। मनोज बाबू बेतिया में ये बतियाते थे कि हमको एक्टर बनना है, कि लगता था कि लोग चिढ़ाएगा, ये मुंह और मसूर की दाल, क्योंकि सब लोग सोचता है बिल्कुल। अरे आप बनिएगा हीरो। हाँ, मतलब वहां पर ये था कि अगर मैं बोलूं तो मजाक उड़ाया जाएगा करेक्ट दोस्तों के बीच में। हाँ। हाँ, अब अमिताभ बच्चन आप बनिएगा, बताएं, देखिए अमिताभ बच्चन बनने ये जा रहे हैं। अमिताभ बच्चन हाँ, बनेंगे। बनेंगे। तो और दूसरा था कि मुझे माँ बाप या रिश्तेदार जो है कभी मुझे इस जर्नी पे जाने के लिए अलाउ ही नहीं करते, कभी नहीं। बाबूजी से बहुत डर। मतलब बाबूजी से उतना डर नहीं था जितनी मुझे मेरी माँ से डर था। मेरे बाबूजी बड़े जेंटल आदमी थे। हाँ। मेरी माँ जो थी हिटलर थी। तो वो मुझे बहुत डर लगता था कि ये लोग जाने नहीं देंगे, और मैं घर का बड़ा लड़का था। हाँ तो आप घर का बड़ा लड़का मतलब कि जिम्मेदारी आपको निभानी है। बिल्कुल। तो मुझे डर था कि ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं आ जाए। हाँ। मुझे लगा कि सही होगा ये कि मैं यहाँ से इनको बिना बताए हुए तो विदाउट टिकट। मैंने तो अपना रविंदर चौधरी, एक मरवाड़ी दोस्त था मेरा, बचपन से पढ़ा था। हाँ। उसने कहा कि मैं जा रहा हूँ ग्रेजुएशन में दिल्ली यूनिवर्सिटी से करूँगा, मेरा भाई पढ़ता है वहाँ पे। तो मैंने उसको कहा कि यार मुझे भी ले चलना। हाँ। तो उसने कहा बाबू रिजर्वेशन अपना कराना पड़ेगा, पैसा भी अपना देना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने अपने फादर से बोला कि मैं थोड़ा एडमिशन लूँगा। तो उन्होंने कहा और डॉक्टर बनने का क्या हुआ? मैंने कहा कि वो इरादा छोड़ दिया। अब मेरा नया इरादा है कि मैं डीएम बनूंगा। अरे वाह, ये झूठ के ऊपर दो डबल झूठ। बाबूजी ने कहा कि ना आइडिया अच्छा है, डीएम भी ठीक ही रहेगा। तो तुम डायरेक्ट काहे बोल रहे हो, डीएम कर देते। फिर लेकिन मैं बाबू आपका खर्चा नहीं उठा पाऊंगा क्योंकि 6 भाई बच्चे हैं मेरे। ले भलैया। यकीन नहीं करोगे, पूरा 3 साल जो भी मेरे माता पिता जो जितना हो सकता था भेजते थे, लेकिन दोस्तों ने जो मेरी मदद की है ना, उनके कपड़े पहनता था मैं, वो खाना भी खिलाते थे, वो मेरा ख्याल रखते थे। मैं दिन भर थिएटर करता था और वो दिन भर थकने के बाद मैं वापस आता था तो मेरे लिए खाना बना करके भी रखते थे। कहाँ ये सब दिल्ली में? दिल्ली में। अच्छा। और यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे सबके सब। और मैं अकेला था जो नाटक करता था। और उसमें एक थे जो लॉ कर रहे थे, तो वो कहते थे कि मुझे ये इसके अंदर में तुम लोग इसका मजाक उड़ाते हो, मुझे ये ज्यादा ईमानदार लगता है। तुम सालों को तो पता ही नहीं है कि तुम डीएम बनोगे, एसपी बनोगे, बैंक में जाओगे, इनकम टैक्स में जाओगे, मतलब तुम लोगों को सब चलता है, जहां मौका लग जाए वहीं चले जाओगे। इसको तो कम से कम एक ही जगह जाना है। हाँ, इसका लक्ष्य निर्धारित है भाई। निर्धारित है। हाँ। और मेरे क्लास में भी मेरे सारे टीचर मुझे बहुत प्रोफेसर पसंद करते थे। जब मैं घुसता था अपने क्लास में तो हिस्ट्री ऑनर्स रामजस का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट वहीं का भाई, हिस्ट्री ऑनर्स रामजस। तो मैं जब पहुंचता था तो वहाँ पे मुझे अगर सीट आगे खाली नहीं होती थी तो मेरे प्रोफेसर मुझे सीट आगे देते थे।
सिर्फ इसलिए कि आप ख्वाबों में ना खो जाएं। ना तो? कि यही है, यही है जो बिल्कुल क्लियर है कि इसको करना क्या है। वाह। बाकी मैंने हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते आपने इतिहास रच दिया। और और सारे प्रोफेसर जो थे वो मेरा नाटक देखे हुए थे। अच्छा। हाँ, क्योंकि नाटक तो आपका बाबूजी भी देखे, आप भी देखे होता है। हाँ, आगे बोलिए। बाबूजी उतरे शुरुआती दौर में बहुत डरे हुए थे कि क्या होगा इसका पता नहीं। अच्छा, सोचा, ये सोच के आए थे कि हीरो बनना है कि काम चाहिए? जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हो ना, तो सरवाइव करना सबसे बड़ा बड़ा मुद्दा होता है। तो उस समय ये था कि कुछ भी काम मिल जाए, मुझे सरवाइव करना है। लेकिन जिस दिन मेरे हाथ में थोड़ी पावर आई ना, ये पावर तो आपको सक्सेस से आती है। तो मान सिंह से मान बढ़ा, थोड़ा नहीं, अभिमान बढ़ा या गुमान बढ़ा? क्या मान सिंह से अभिमान बढ़ा, अभिमान बढ़ा। लेकिन मान नहीं बढ़ा, क्योंकि वो एक साइलेंट रोल था मान सिंह का पूरी बैंडिट क्वीन में। सारे बैंडिट क्वीन के एक्टर्स बिजी हो गए सिवाय मेरे। ओहो। मेरे पास काम ही नहीं था। तो मैं सौरभ शुक्ला के का हाथ पकड़ के उसके साथ उसके सेट पे जाता था, तो वो मुझे किसी डायरेक्टर से मिलाता था। आशीष विद्यार्थी मेरा दोस्त था, वो अपने किसी डायरेक्टर से मिलाता था। ऐसा करते करते छोटे छोटे 2 एपिसोड 3 एपिसोड, फिर स्वाभिमान एक सीरियल था, उसमें वही देखिए, मान से स्वाभिमान पे आ गए। जी, मान से स्वाभिमान पे। वाह जी, तो वहां तक जिंदगी 5 साल 4.5 साल जी कुंठित हुए। बहुत ज्यादा। क्या क्या विचार आए उस वक्त? नहीं, विचार कभी कभी लगता था कि शायद मैं अपने आप को अच्छा मानता हूं, शायद मैं अच्छा नहीं हूं। तो ये बात मैंने जब मैंने अपने सौरभ शुक्ला से किया, जो मेरा रूममेट था, या किसी और दोस्त से किया, तो सबके सब गाली देते थे मुझे। अच्छा। वो कहते थे कि यार, जब तक सिनेमा में तुझे काम नहीं मिलेगा तब तक तू अपने आप को नहीं मान पाएगा कि तू अच्छा एक्टर है। तो फिर बैंडिट क्वीन क्या था? इसका मतलब शेखर कपूर को परख नहीं है क्या? तो मुझे मेरा हौसला बढ़ाते थे सब। और धीरे धीरे क्या होता है ना शेखर भाई, आप इस शहर में जब जो दिन बुरा होता है ना, और जो महीना बुरा होता है, ऐसा लगता है कि अंत नहीं है इसका। अब एक दिन में मेरे पास 3 काम थे। एक सीरियल में लीड रोल था, एक कॉर्पोरेट फिल्म में लीड रोल था, एक आगे आने वाला जो सीरियल था जो अभी शुरू नहीं हुआ था, उसमें जो है सेकंड लीड था। मैं तीनों से एक ही दिन निकाला गया। मैं शूटिंग करने गया, पहला टेक हुआ, और अचानक असिस्टेंट डायरेक्टर और डायरेक्टर किसी कमरे में चले गए। बाद में एसोसिएट डायरेक्टर निकला और उसने कहा कि तुम इधर आओ भाई। मैं कॉस्ट्यूम रूम में लेके गया मुझे। उसने कहा कपड़ा अपना पहन लो, हम क्या है कि कुछ सही नहीं लग रहा है। अच्छा। तो कुछ दूसरा कुछ होगा तो हम बताएंगे तुमको। वज्रपात हुआ। मतलब कैसा? दादर स्टेशन के पास वो लोकेशन था, और मैंने कपड़ा अपना पहना और अपना जो है बैग लिया, और जब मैं निकल रहा था तो बाकी सारी शूटिंग रुक चुकी थी। तो जाहिर सी बात है कि सारी की सारी यूनिट बाहर थी, एंड सारे मेरे को एक्टर्स बाहर थे। इट वॉज डिवास्टेटिंग, मतलब इंसल्ट भी फील कर रहे हो। लेकिन मैं रोया नहीं। अब मैं आपको आगे किस्सा बताता हूँ। तो मैं ट्रेन में जब वापस आ रहा था, अचानक मेरे दिमाग में आया कि यार वो कॉर्पोरेट फिल्म है, उसकी शूटिंग शुरू हो चुकी है। मैं जाता हूँ शूटिंग पे, देखता हूँ कि क्या हो रहा है। जब मैं वहाँ पहुँचा तो विक्टर जो है ना, विक्टर डायरेक्टर भी है जिसने बहुत सारी फिल्में बनाई। अच्छा। यशराज के लिए। तो विक्टर था उसमें, असिस्ट कर रहा था। तो विक्टर ने बोला कि तू यहाँ कैसे? मैंने कहा मैं नहीं आया था, कि क्या काम चल रहा है, मेरा तो रिक्वायरमेंट 2-3 दिन के बाद है। कहता है तेरा कैसा रहा उधर? मैंने कहा कि यार निकाल दिया मुझे। कहता है क्या बात कर रहा है यार? अच्छा। मैंने कहा यहाँ पे तो 3 दिन के बाद है ना। यार पता नहीं मुझे बोलना चाहिए कि नहीं, लेकिन किसी दूसरे को ले लिया यार। अब देखो लड़का है ना, वो जो सामने वो बैठा हुआ है, वो कर रहा है तेरा रोल, तो तुझे बताया नहीं हमने। तो यहाँ से कमरे ही जाएंगे ना? हाँ। मैंने कहा हाँ कमरा ही जाऊँगा। तू सुसाइड तो नहीं करेगा ना? विक्टर बोलता है मत करना, क्योंकि मैं दारू लेके आ रहा हूँ। ये तो 2 हुआ। तो ही मेड इट ऑल वेरी लाइट। वहां से निकला मैं तो कहाँ से निकले? जी, और डीएन नगर का चाली था, नीचे पीसीओ वाला था। तो मैंने सोचा कि जरा मैं बात कर लेता हूँ, जो तीसरा वाला जो होने वाला है सीरियल, उसके लिए मैंने फोन किया। तो उधर से डायरेक्टर का असिस्टेंट उठाता है, कहता है कि अभी है नहीं वो,
तो मैंने कहा तो शूटिंग कब से प्लान हुई है? अरे तुमको बताया नहीं उसने? अरे बाप, वो क्या है, हमने फला एक्टर को ले लिया है, ठीक है, तुम्हारे लिए देख रहे हैं कोई दूसरा रोल। तो 3 काम से एक निकल सेकंड, नहीं। हमको इस बात पे गले मिलिए पहले। आपने मतलब इस कहने का मतलब मैं समझ सकता हूँ कि क्या गुजरी होगी आपके उस वक्त में। जी जी मैं समझ सकता हूँ। और आप भले ही मुस्कुराते हुए कि ये वाकयात जो है आप हमें बता रहे हैं, तो पर उस समय वाकई ऐसा है कि मैं खुदकुशी कर लूं, खत्म हो जाऊं, बिल्कुल कट जाऊं, मर बिल्कुल जाऊं, क्या मुंह लेके जाऊंगा बाबूजी के पास? नहीं भाई? नहीं, तो मुझे पता नहीं क्यों उस समय तक मुझे इस बात का एहसास हो गया था कि मुझे एक काम चाहिए, हाँ। एंड दीज पीपल आर गोइंग टू रिग्रेट इट। ये भीष्म प्रतिज्ञा थी एक तरह हाँ, से। मतलब नहीं, एक तो एहसास भी था कि आपको अपना काम पता है। मैं 10 साल थिएटर करके आया था सर, हाँ हाँ हाँ। तो आई न्यू माई जॉब। पर ये भी सही है कि उस थिएटर में जाने से पहले 3 बार आपको नकारा गया था। कहाँ से नकारा गया जी, भाई? कहाँ कैसे का? संभाला? जोरदार तालियां मनोज बाबू के लिए। और वही शख्स जो बच्चन साहब को देखा करता था, जो दिलीप साहब के डायलॉग सुना करता था, दोहराया करता था, अक्स में जी। उनके सामने खड़ा। जी बिल्कुल। हाउ वाज द फीलिंग? वाओ, मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ। दैट मोमेंट व्हेन यू सॉ अमिताभ बच्चन और आप आमने सामने खड़े हैं, जी। कैमरा ऑन होने वाला, व्हाट वाज द फीलिंग? मैं कई बार बोलता नहीं हूँ क्योंकि लोगों को लगेगा कि बड़ा फ्लैम्बेंट हो जाएगा। नहीं वही आज मैंने क्योंकि चूंकि मैं एक एक्टर और बड़ा काम करता हूँ, वो रिहर्सल वगैरह के लिए लाइटिंग वाइटिंग चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि एक बार आप लोग आके खड़े हो जाइए। हाँ। तो मैं जब खड़ा हुआ ना, उनकी तरफ देखा, तो एक अंदर में एक बात आई, मनोज आज तुम्हारा इम्तिहान है। इट वॉज ऑल वर्थ इट। अच्छा बोला। मैं वहाँ से निकला और राकेश मेहरा थे डायरेक्टर। हाँ। तो उन्होंने कहा कि मनोज आप कुछ देर के लिए बैठ जाइए। अमित जी चले गए अपने कुर्सी पे, एक अकेले वो, हम लोग अपना वो लाइंस कर रहे थे, मैं अपना गया, कैमरामैन किरण देववंश था, उसने कहा हाँ, जी। तो उसने कहा कि मनोज नर्वस मत हो ना। तो मैंने कहा मैं नर्वस क्यों होऊंगा? मैंने कहा इफ आई गेट नर्वस इन फ्रंट ऑफ हिम दैट विल नॉट बी अ कॉम्प्लीमेंट टू हिम, आई हैव टू बी गुड। यस आई हैव टू बी बिल्कुल। अब जब आप आईना देखते हैं, आपका अक्स आपको क्या कहता है? इज ही वेरी हैप्पी विथ यू? इज ही प्राउड ठीक ऑफ है यू? बानी। ठीक है बानी। नहीं यहाँ देखिए, वो फ्लैम्बॉयंट सडनली चला गया। ठीक है बानी नहीं, आपको ये मालूम है जो आपने हासिल किया है वो बड़े हासिल नहीं कर पाए। कितना? 1 नेशनल अवार्ड, 4 फिल्म फेयर अवार्ड, 2 एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड्स और पद्मश्री एंड ओवर 70 फिल्म्स एंड स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग। ये बताइए कि मान सिंह, भीकू मात्रे एंड योर जर्नी टू फैमिली मैन, जी, बड़ी खूबसूरत जर्नी। भीकू मात्रे का वो जो सीन जब वो डांस करता है पागलों के जैसा, जी, वो किसकी सोच थी? मेरी सोच थी सर। आपकी सोच थी? जी, क्या बोला गया था? प्रॉम्प्ट नहीं, क्या था? नहीं, निर्देश क्या दिया गया? प्रॉम्प्ट में ऐसा हुआ था कि पहले अहमद खान आया था हाँ, कोरियोग्राफ करने के लिए, करेक्ट। और हम सब आड़े तेढ़े दिखने वाले लोग हमने कभी 1 2 3 4 पर डांस ही नहीं किया था। नहीं किया, हाँ। उसका जो असिस्टेंट था उसने कहा कि चलिए आइए रिहर्सल करते हैं, तो उसने दिखाया कुछ, हाँ। और मेरा ना, मैं एकदम से सन रह गया। मैंने कहा कि भीकू मात्रे ऐसे कैसे नाचेगा? हाँ, of course। तो मैं रामू के पास गया, मैंने कहा रामू यार ये तो नहीं हो पाएगा सर, दिस इज अ वेरी ऑथेंटिक रियलिस्टिक फिल्म, हाँ। इसमें भीकू मात्रे 1 2 3 4 पे नाचता वो अच्छा नहीं लगेगा। हाँ। तो रामू ने कहा कि ओके अहमद कम हियर, आई थिंक ही हैज अ पॉइंट। उसी समय अहमद ने अपना पूरा अप्रोच चेंज किया। वो एक सेगमेंट उठाते थे गाने का और कहते थे कि भाई तुम लोगों को जो करना है रिहर्सल में कर दो, ताकि मैं उसको कैप्चर कैसे करना है मैं करूंगा। दैट्स हाउ इट वाज ऑल शॉट। कल्लू मामा भी गाना जो था आधा दिन में खत्म हो गया था सर, और सब बियर पी रहे थे और 6 घंटे के बाद सब पड़ती थी उस पर भाई, किस तरह से लोग रिएक्ट करते थे उसको। जी। पहली दफा कोरियोग्राफ्ड सॉन्ग की जिनको आदत लगी हुई थी, उनको लगा ये दिल से, मतलब हाथे से उखड़ के नाचा। जी 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 बिल्कुल। सत्य और का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये रहा है कि इट हैज चेंज्ड द ग्रामर ऑफ सिनेमा, द अप्रोच टुवर्ड्स एक्टिंग। और मुझे लगता है कि जो हम लैक कर रहे थे
प्रिय सत्या, सत्या ने उनको राह दिखाया, और जो कि राम गोपाल वर्मा का बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन है टू इंडियन सिनेमा। क्या है कि जिंदगी में अचानक ऊंचाई आती है जी और फिर आदमी गिर भी जाता है कभी कभी। वो एक स्टेज आया, एक फेज आया जी जहां मनोज को लगा कि क्या हुआ भाई, जी, काम खत्म हो गया था। काम खत्म। आई स्टिल रिमेम्बर बट जब भी मैं किसी फंक्शन में जाता था, हाँ तो वहाँ पे कैमरे मारे होते थे ना, ये जो टीवी वालों के, मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन कैप्चरिंग मी। सो आपको पता चलना शुरू हो जाता है कि ओके, नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड। जी। यस, इट डज फील बैड। और ऊंचाई के वक्त कभी ऐसा तकब्बुर, कभी ऐसा घमंड, ऐसा ह्यूब्रिस हुआ कि भाई अब मैं यहाँ पहुंच गया हूं, अब मेरा कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता, आई एम अनशेकेबल नाउ। शेखर भाई, मेरे साथ में वो लग्जरी नहीं रही। उसका कारण क्या था कि जब बिकू म्हात्रे हुआ, हाँ तो मेरे पास में बहुत पैसे का ऑफर था, अच्छा, और रोल्स के ऑफर थे, बट सारे विलन्स के थे, ओके। एंड आई डिडंट वांट टू प्ले अ विलन। तो मैंने मना कर दिया। जब बिकू म्हात्रे होने के करीब 6 साल के बाद जाकर के मैंने अपना घर लिया था, 6 या 7 साल के बाद। तो यू कैन इमेजिन, बिकू म्हात्रे डिडंट चेंज एनीथिंग मच इन टर्म्स ऑफ माय अकाउंट और माय बैंक बैलेंस। But that was your own choice. दैट वाज माय चॉइस एंड आई वाज रेडी टू फेस इट, है ना। उसके बाद शूल हुआ, उसके बाद कौन हुआ, फिर अक्स हुआ, बट दोज आर द फिल्म्स दैट आई वांटेड टू डू, दे वर नॉट पेइंग। वो इतना था कि मेरे किराए के घर को अच्छे से रख लेते थे, मन करता था कभी यूएस चले जाने का तो फ्लाइट लेके चले जाते थे। दैट इज इट। Did you ever repent that कि काश मैंने कर लिया होता, I should have made the most of what was happening to me? नो, नॉट एट ऑल। नहीं। तब मैं यहाँ नहीं पहुँचता, वाह। तब मैं यहाँ नहीं पहुँचता। मैंने बहुत सारे फेलो एक्टर्स को देखा है टू रियली गिविंग इन टू द मनी एंड कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन देयर ड्रीम्स। आई थिंक मैंने देखा था कि यार स्टोरी वाली फिल्म करूँगा, उसमें मैं अच्छा वाला रोल करूँगा, ये ज़रूर देखा था मैंने। और लकली क्या हुआ कि मैं वेट करके जो फिल्म करता था ना, हाँ। वो मेरे ड्रीम के मुताबिक होती थी। हाँ। शूल हुई, कौन हुई, अक्स हुई, जुबेदा हुई, वाह। पिंजर हुई, रोड फिल्म, मतलब ऐसी फिल्में गैप में मुझे आती थी, क्योंकि अच्छी कहानियां। वीर ज़ारा भी आपने की? वीर ज़ारा बहुत बाद में मैंने इसमें Any regrets of doing that role, or you happy you did that? यश जी हैज कॉल्ड मी अप, और उन्होंने कहा कि तुम मेरी फिल्म में एक कैमियो करेगा क्या। पिंजर देखते हुए मुझे लगा कि ये रोल तू ही कर पाएगा। बिलीव मी, मैं स्क्रिप्ट भी नहीं सुनना चाहता था उनसे, बिकॉज आई वांटेड टू बी डायरेक्टेड बाय हिम। तो मैंने कहा कि यश जी, आप बस बोलिए कब आना है, एक लाइन में कहानी बता दीजिए, कैरेक्टर बता दीजिए, मैं तैयारी करके आ जाऊंगा। उन्होंने कहा नहीं, तू पूरा सीन सुन ले। तो आदित्य चोपड़ा ने मुझे पूरा सुनाया। फिर मैंने कहा कि यश जी, अगली बार जब याद रखिएगा तो मुझे बड़ा रोल दीजिएगा। दिया उन्होंने? नहीं, तो उन्होंने साफ साफ बोला, बेटे मैं तेरे जैसे एक्टरों के लिए कहाँ फिल्म बनाता हूँ। वाह वाह वाह। और जो रोल होंगे वो तू करेगा नहीं, तो ये जो है ये वाला कर दे बढ़िया से, फिर जब होगा तो आगे की बात। बट उन्होंने एक अच्छी बात लगी कि उन्होंने मुझे कोई प्रॉमिस नहीं किया। नहीं, अक्सर फिल्म इंडस्ट्री में ये वाला कर लीजिए कम पैसे में, अगला जो बना रहे हैं उसमें खूब देंगे। लेकिन इस वाले में मैंने कहा पैसे नहीं लूंगा, उन्होंने कहा मैं पैसे दूंगा। और यकीन मानिए, उस समय मैं एक लीड रोल करने के जितने पैसे लेता था, उतना पैसा मेरे घर पे भेज दिया था उन्होंने। वाह जी, पूरा चेक दिया। सो बाय वर्किंग विद मिस्टर यश चोपड़ा वाज फैंटास्टिक। आप ये मानेंगे कि जैसे अगर फिल्म जो है आपकी असली माँ हुई, प्रोफेशनली देविका हुई, तो यशोदा बनके ओटीटी ने आपको संभाला, पाला पोसा, बड़ा किया, और हमेशा ओटीटी ने मुझे फैमिली मैन से पहले, हाँ, मैं 2 बड़ी फिल्मों का हिस्सा था, सक्सेसफुल फिल्में थे, अच्छा, सत्यमेव जयते और बागी। तो मार्केट में मेरा ठीक ठाक सा एक बन गया था। तो मैं क्या करता था, मैं इस तरह की फिल्में करता था ताकि मैं एक भोसले कर पाऊँ, ताकि मैं एक अलीगढ़ कर पाऊँ, ताकि मैं गली अलीगढ़ के लिए तो एक बार बहुत बहुत जितनी बार आपके हाथ में से करो उतना क्या कमाल किया। वाह वाह वाह। ओटीटी के आने के बाद अगर आप मेरी यात्रा देखें, फैमिली मैन से जो सबसे बड़ी चीज हुई कि मैं बच्चों तक नहीं पहुंचा था। बच्चों के लिए मैंने कभी फिल्म नहीं की थी। अच्छा। और औरतों के लिए ज्यादा फिल्में नहीं की थी मैंने। फैमिली मैन ने मुझे इन सब के बीच पहुंचाया। आज अगर मैं कहीं फ्लाइट लेने के एयरपोर्ट जाता हूं, इतने छोटे छोटे बच्चे आते हैं फोटो खींचने के लिए मेरे साथ, और फैमिली मैन के बाद उन्होंने जाके विजिट किया है मेरे बाकी काम को। सो ओटीटी ने मुझे स्पेस दिया मेरी तरीके की फिल्मों को। इट री इन्वेंटेड यू।
इट चैलेंज मी टू गो बियॉन्ड माई लिमिट, चाहे वो आपको गुलमोहर हो, चाहे सिर्फ एक बंदा काफ़ी है हो, या फिर किलर सूप हो। मैंने इतना काम किया है इन 5-6 सालों में। सबसे ज़्यादा OTT को मैंने यूज़ किया है सर। बहुत दूर लिया भाई, हाँ, दूर लिया। दूर। और उसको लोग कहते थे कि यार भाई कब रुकोगे। हाँ। और मैं जानता था कि OTT फटीग आएगा। तो मैंने कहा जब तक आए उसके पहले दूल्हा तने, हाँ, जितना दूहे के बाद दूल्हा, ओकरा बाद ना, ओकरा बाद लाट पड़ी वही आते। हाँ। तो मैंने बहुत अच्छा यूज़ किया। कभी जी। अपने आप को एकेडमी अवार्ड्स में ऑस्कर की स्पीच देते हुए विजुअलाइज किया है? हर एक्टर करता है सर। हर एक्टर करता है। मैं जब थिएटर करता था तो मेरे मन में सपना था कि नेशनल अवार्ड, एक बार नेशनल अवार्ड मिल जाए। हाँ। और भगवान की दया से 4 बार मिला। वाह। नेशनल अवार्ड 4 बार जी। और उसके ऊपर पद्मश्री। पद्मश्री जी। दोनों में से कौन सी बेटर फीलिंग थी या ज्यादा? पद्मश्री पद्मश्री जी, Definitely. बिकॉज ये नागरिक सम्मान है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आपको उस स्तर पे माना जाता है कि आप एक सच्चे नागरिक हैं और आपने एक नागरिक के नाते और एक प्रोफेशनल के नाते आपने अपने देश के प्रति आपका योगदान रहा है। तो बाबूजी का क्या रिएक्शन था? लेके गया था मैं उनको। हाँ। अरे वाह वाह वाह, बहुत किया की जमीन क्या कहती है? अब क्या कह रही है? गर्वान्वित हो गई भाई, जहां से पैदा किया उस मिट्टी से जी। निकले मनोज बाजपेयी जी, तब मिट्टी भी तो अब ये एकदम शेखर भाई क्या स्वाभिमान से भरी होगी ना। जब सत्या के बाद जो सबसे बड़ा जो योगदान में मेरी जर्नी का सबसे बड़ा ये रहा है कि बिहार का और बेतिया, वेस्ट चंपारण, आसपास के गांव, आसपास के जिले के लोग और उनके बच्चे जो यंग लड़के हैं, उनको मेरी जर्नी ने ख्वाब देखना सिखाया। वापस चले आते हैं कॉन्वर्सेशन की जो शुरुआत हुई थी, अमिताभ बच्चन जी और दिलीप कुमार वगैरह। तो कोई आपने फिल्म देखी, जैसे दीवार देखी? दीवार देखी, अब आप वो जो लाइन बोल रहे हैं बच्चन साहब शिव भगवान के आगे जाके खड़े होके, हाँ। तो कभी आप उस साथ साथ बोलते थे? और अगर हम कहें कि आप चूंकि बेतिया के थे तो भोजपुरी में उसको दोहरा रहे हैं हाँ। कि आज खुश तो बहुत हो गए थे। आज तो खुश बड़ा होगा तू, जिसने आज तक चलिए उसको बोलिए, जिसने आज तक तुम्हारी मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ी, ये तारा मंदिर के सीढ़ी आयल ना आयल, जिसने आज तक तुम्हारे सामने सर नहीं झुकाया, जोन आज तक तेरा सामने जो मुड़ी नहीं के झुकेले, वो आज तुम्हारे सामने हाथ फैलाए खड़ा। आज तेरा सामने हम हाथ फैला के खड़ा बानी। का बोलो और ये तुम्हारी हार है। आई तहार हार बा, हार बा जन लो जनला बुझला हनु। वो औरत जिसके माथे की लकीर से तुम्हारी चौखट का पत्थर घिस गया। वो जनानी जेकर माथा के लकीर से तहार चौखट के पूरा पथरा खिंच गई। ओ तेरी के बाप रे बाप। हाँ। वो औरत जिस पे जुल्म बढ़े तो उसकी पूजा बढ़ी। वो औरत जना पर जुल्म भई और तहार पूजा हो गई। वो औरत आज जिंदगी और मौत के दौराहे के बीच खड़ी है और ये तुम्हारी हार है। ओ जनानी आज जिंदगी के पूरा चौराहा पर खड़ा बिया, फिर तहार हार भइल जान ली हो। हे भगवान क्या गुनाह है उसका? का गुनाह होकर? कौन सा पाप, कौन सा जुल्म किया है? कौन पापा कौन जुर्म के लिए बिया? क्या उसका जुर्म यह है कि वो मेरी माँ है? क्या जुर्म हवे कि हम मातारी है? क्या उसका जुर्म यह है कि उसने मुझे जन्म दिया है? क्या ओकर जुर्म हवे कि हमरा के पैदा के लिए बिया? क्या उसका जुर्म यह है कि मैं उससे प्यार करता हूं? क्या ओकर जुर्म हो कि हम कैसे प्यार करेंगे? अरे बाप, अरे बाप, ये किस गुनाह की सजा दी जा रही है? अगर कौन गुनाह का सजा देता रहो? हमने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा। हम तारा से कब कुछ मांगनी, लेकिन आज मांगता हूं। हम मांगते नहीं। आज मेरे गुनाहों की सजा हमारी माँ को मत दो। हमार गुनाह के सजा हमार महतारी के मत दियो। तुम चाहो तो हमारी जान ले लो, लेकिन हमारी माँ को छोड़ दो। तू चाह तो हमार जान ले लो, लेकिन हमार महतारी के छोड़ दे, जान लियो। ओ शाबाश, क्या बात है। इतना तेजी से तो चैट जीपीटी नहीं कर सकता जितना आपने किया है। इसी बात पे हम जानना चाहेंगे, मुंबई का किंग कौन? शेखर सुमन। अरे बाबू कमाल, बैठा भाई। मनोज बाबू, इतना रस आया ना, इतना मजा आया, जैसा ऐसा लग रहा खाजा तिलकुट एक के साथ खा रहे। बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच मनोज। लेकिन जाने से पहले थोड़ा और जो है आपको रगड़ेंगे वो ये हाँ।
यहाँ एक कन्फेशन रूम है जी जो आपके सामने आएगा। जिंदगी में कोई ना कोई गलती, कोई ना कोई पाप हृदय पे लिए हुए, दिल पे लिए हुए, बेरिंग अक्रॉस आदमी अपनी जिंदगी के सफर में आगे बढ़ता है। वो एक छोटी सी घटना हो सकती है, कोई संजीदा घटना हो सकती है, कुछ भी एक इमोशनल मोमेंट हो सकता है जो आपने अब तक किसी के साथ शेयर नहीं किया। आज आप वो सोच लीजिए, वहां जाके आपको उस कन्फेशन रूम में रख दिया जाएगा। जो मन में आए बोल दीजिए और कहिए कायनात को कि भाई हो गया, इंसान हूं, हो जाता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, अ बिग हैंड फॉर मनोज बाजपेयी। एक बार मैं सुबह से शाम तक शूटिंग कर रहा था। मुझे करीब 20 लाइन बोलने थे एक बार में, और वो एक सीरियल का सीन था। उसके कैमरामैन थे के महाजन जी, जो कि अपने समय के बहुत बड़े कैमरामैन। और रात को करीब 1 बजे मुझे बोला गया, उतने इंतज़ार के बाद, कि अब आपका शॉट है। तो मैं भन्नाया भी हुआ था, क्योंकि जितनी सारी चीज़ें मैंने जितने लाइन्स याद किए थे, अब वो याद नहीं आ रहे थे, क्योंकि रात को 1 बज चुके थे। जब भी कैमरा शुरू हो, 5 लाइन के बाद, कभी 7 लाइन के बाद, कभी 8 लाइन के बाद, मैं लाइनें भूल जाया करता था। अचानक से के महाजन जी चीखे और उन्होंने कहा कि कौन से एक्टर को लेके आ गए हो, लेके जाओ इसको, लाइन याद कराओ। जब वो मुझ पर चीखे तो मैं भी चीख पड़ा उन पे। उधर से फिर वो चीखे, मैं उनके ऊपर चीखता रहा, और मैं भूल चुका था कि एक सीनियर आदमी, एक बुजुर्ग कैमरामैन, मैंने सबके सामने उनको इंसल्ट किया। इस बात की ग्लानि मुझे हमेशा रही, और जब तक मैंने सोचा कि मैं उनसे मिलूंगा और कभी मिल करके बात करते हुए उनसे मैं क्षमा मांगूंगा, तब तक वो गुजर गए। और आज तक इस ग्लानि के साथ मैं यहाँ खड़ा हूँ, और ये कहने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है, पछतावा ज़रूर हो रहा है कि उनको कभी सॉरी नहीं बोल पाया। के सर, wherever you are, please forgive me if you can. Thank you. वाह, क्या क्या बहुत कहाँ लिख थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए।